हम लोग आज संविधान की बात करेंगे। मैं भारतीय संविधान का एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। इतिहास, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके साथ संविधान की भी बात होगी, जिससे कि आप दो विषय एक साथ कर सकें। संविधान निर्माण की तो बात होगी ही, भारतीय संविधान की विशेषताओं की भी बात होगी, साथ में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या आपके साथ की जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान शुरू करने के पहले हम लोग संविधान को जान लें कि संविधान होता क्या है, संविधान की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या दी गई हैं, संविधान के प्रकार और संविधान की विशेषताएं, इन सबको हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में सिविल के लिए महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है कि आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ विभिन्न अवधारणाओं के आधार पर आप जब अपनी राइटिंग करते हैं तो वो एक बेहतर राइटिंग होती है। ठीक, संविधान दो शब्द है, अंग्रेजी शब्द इसका जो है द कॉन्स्टिट्यूशन है। यह शब्द द कॉन्स्टिट्यूशन, यह लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटर से बना है। लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटर से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थापित करना या स्थापना करना। कॉन्स्टिट्यूटर एक लैटिन शब्द है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसका अर्थ होता है स्थापित करना या स्थापना करना। किसे स्थापित करना, किसकी स्थापना करना, यानी सरकार को स्थापित करना, सरकार को स्थापित करने संबंधी अवधारणाएं, सिद्धांत, नियम, इन सब की जो बात की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका जो हिंदी रूपांतर है वो है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण संविधान है। संविधान को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो विधान, इस विधान में सम उपसर्ग लगा है, विधान में सम उपसर्ग लगा है। सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ होता है समान, इसका अर्थ है समान। समान क्या समान, इस अर्थ के साथ संविधान को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? ऐसे विधान, विधि, विधान का अर्थ है विधि या कानून, ऐसे कानून या विधि जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती हो, उसे हम संविधान कहेंगे। ऐसे नियम या कानून या विधि जो देश के समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होती हो, उसे हम संविधान कहेंगे। तो ये तो शब्दावली संबंधी परिभाषाएं होंगे। अब हम लोग सबसे पहले ये देखें कि विभिन्न विद्वानों ने संविधान को किस तरह से परिभाषित किया है। संविधान की जो परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है, उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जैसे डायसी हैं, डायसी ने संविधान को किस प्रकार से परिभाषित किया है? डायसी कहते हैं कि संविधान का अभिप्राय उन नियमों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों का वितरण और उपभोग को निर्धारित करते हैं। वैसे संविधान का अभिप्राय वैसे नियमों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण और उपभोग को निर्धारित करते हैं। ठीक, दूसरी परिभाषा ब्राइस की अगर परिभाषा देखी जाए तो ब्राइस क्या कहते हैं? ब्राइस कहते हैं कि संविधान में वो समस्त नियम और कानून सम्मिलित हैं जो सरकार के रूप का निर्धारण करते हैं। संविधान में वो समस्त नियम और कानून सम्मिलित हैं जो सरकार के रूप का निर्धारण करते हैं। साथ में नागरिकों के प्रति सरकार के क्या अधिकार हैं, अधिकार और कर्तव्य हैं, उसका भी निर्धारण करते हैं। नागरिकों के प्रति सरकार के क्या अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, उसका भी निर्धारण करते हैं। तो संविधान में वो समस्त नियम और कानून सम्मिलित हैं जो सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक, तीसरी परिभाषा है केसी हेयर की परिभाषा क्या है? केसी हेयर क्या कहते हैं? केसी हेयर का मानना है कि संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है। संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है, साथ में पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह। संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करते हैं। सरकार को व्यवस्थित,
विनियमित और नियंत्रित करते हैं, जो सरकार को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार एक परिभाषा है गिलक्रिस्ट की। गिलक्रिस्ट का क्या कहना है? गिलक्रिस्ट का कहना है कि संविधान कानून और नियमों का एक निकाय है जो सरकार को व्यवस्थित करता है, साथ में सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण करता है और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनसे इन शक्तियों का उपयोग किया जा सके। गिलक्रिस्ट का कहना है कि संविधान नियमों और कानूनों का एक निकाय है जो सरकार को व्यवस्थित, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनसे इन शक्तियों का उपयोग किया जा सके। ठीक, तो ये प्रमुख परिभाषाएं, विभिन्न जो प्रमुख विद्वान हैं उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं विशेषकर टीजीटी पीजीटी में। तो शब्दावली आप पकड़े रहिए। सार्वभौमिक राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों की जहाँ बात होगी वह 22 आ जाएंगे। सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति अधिकार कर्तव्य की जहाँ बात आ जाएगी 22 आ जाएंगे। सरकार की पूरी प्रणाली व्यवस्थित, विनियमित, नियंत्रित करने की जहाँ बात आ जाएगी वह हिवेर आ जाएंगे, केशिहेर आ जाएंगे। और गिलक्रिस्ट जहाँ निकाय की बात होगी कि संविधान नियमों और कानूनों का निकाय है, तो उसी से आप पकड़ लेंगे कि ये परिभाषा गिलक्रिस्ट की है। सबका कहने का जो भाव है वो समान है। सभी क्या कह रहे हैं कि विभिन्न सरकार जो राज्य की सार्वभौमिक शक्तियां हैं या सरकार की जो भी शक्तियां हैं उनको विभिन्न अंगों में वितरित करना और उनके उपभोग संबंधी सिद्धांत का निर्धारण करना, यही संविधान है। संविधान को हम लोग एक सामान्य परिभाषा जो दें वो क्या हो सकती है? अगर हम लोग इन विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम लोग अगर संविधान को परिभाषित करना चाहें तो वो किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? संविधान किसी भी देश को संचालित करने के लिए बनाया जाता है। किसी भी देश के शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है और वही नियम और कानूनों का संग्रह जो है संविधान कहलाता है। तो प्रत्येक देश के लिए आवश्यक होता है, और लोकतांत्रिक देश हो या तानाशाही देश हो, सभी देशों में संविधान अपना कुछ न कुछ होता है। तो किसके लिए संविधान है? देश के लिए। देश है। अब देश में है कौन? देश में सरकार है। राज्य एक अमूर्त संकल्पना है और सरकार राज्य की मूर्त संकल्पना है। तो राज्य की मूर्त संकल्पना, देश या राज्य की मूर्त संकल्पना क्या है? राज्य। पॉलिटिक्स में जब हम देश की बात करते हैं तो वो राज्य, देश का मतलब राज्य होता है। ठीक, तो राज्य एक अमूर्त संकल्पना है, सरकार एक मूर्त संकल्पना है। तो एक तो सरकार है, दूसरे कौन है? नागरिक है या व्यक्ति है। नागरिक है या व्यक्ति है। सरकार के क्या है? सरकार के भी 3 अंग हैं। सामान्य रूप से मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्तियों का वितरण सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार के जो समस्त शक्तियां हैं उसको 3 भागों में बांट देना चाहिए। विधायी शक्ति अलग, विधायी, कार्यपालिकी और न्यायिक। तो ये 3 शक्तियां हैं, सरकार के 3 अंग हैं। और नागरिक है, व्यक्ति, देश के अंदर, राज्य के अंदर यही लोग हैं। यानी संविधान क्या करता है? संविधान सरकार और नागरिक के बीच के संबंधों को निर्धारित करता है कि सरकार और नागरिक के बीच किस प्रकार के संबंध हो। तो इन संबंधों का निर्धारण करेगा। सरकार और नागरिक के बीच के संबंध को, नागरिक और नागरिक के बीच के संबंध का निर्धारण करेगा, नागरिक और नागरिक के बीच के संबंध का निर्धारण करेगा, और साथ में इन तीनों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करेगा। यानी हम संविधान को इस प्रकार परिभाषित कर दे सकते हैं कि संविधान सरकार और व्यक्तियों के संबंध, व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध, सरकार के तीनों अंगों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। यानी सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी नागरिकों के लिए बनाएगी, नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए या उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए। नागरिक और नागरिक के बीच में जो विवाद होते हैं, जो संबंध होंगे उनके,
वो किस प्रकार संबंध होंगे उसका भी निर्धारण संविधान ही करेगा कि आप दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये तो संविधान ही निर्धारित करेगा। मूल कानून तो संविधान ही है। तो एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, सरकार नागरिक से किस प्रकार का व्यवहार करेगी, नागरिक सरकार से किस प्रकार का व्यवहार करेगा, और सरकार के ये जो तीनों अंग हैं आपस में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, किस प्रकार के इनके संबंध होंगे, यही संविधान है। यानी संविधान सरकार और नागरिकों के बीच, नागरिकों और नागरिकों के बीच के संबंधों तथा सरकार के तीनों अंगों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। तो संविधान की जो पूर्ण परिभाषा हम दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि संविधान नागरिक और सरकार के बीच के संबंध, नागरिक और नागरिक के बीच के संबंध तथा सरकार के तीनों अंगों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। अब सरकार और नागरिक के संबंध का एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मूलाधिकार है, सरकार नागरिकों को मूलाधिकार प्रदान करती है। किसने प्रदान किया? संविधान ने प्रदान किया। वही संविधान यह भी बताता है कि नागरिकों पर किस तरह से भेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 की बात कीजिए, उसी अनुच्छेद 15 का जो दूसरा भाग है 15(2), वो क्या कहता है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ किस प्रकार का संबंध रखेगा। ठीक, इन अनुच्छेदों की हम लोग व्याख्या विस्तार से करेंगे। तो संविधान को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अब संविधान के अगर प्रकार की बात की जाए तो संविधान के प्रकार कितने होते हैं? सामान्य रूप से आप जानते हैं कि संविधान के प्रकार की अगर बात करें तो एक प्रकार होगा विकसित, अधिनियमित, इसी से मिलता जुलता अलिखित, लिखित, ये प्रकार हो सकता है। दूसरा, अगर हम विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध, केंद्र और स्थानीय संस्थाओं के बीच किस प्रकार के संबंध हो, इस आधार पर अगर संविधान का हम वर्गीकरण करें, संविधान के प्रकार को निर्धारित करें तो वो दो प्रकार का हो सकता है। लिखित और अलिखित के साथ संघीय और एकात्मक। यह निर्धारण किस प्रकार से होगा कि केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, किस प्रकार के संबंध संविधान में निर्धारित किए गए हैं। उन संबंधों के आधार पर हम कुछ संविधानों को संघीय कहेंगे, कुछ संविधानों को एकात्मक कहेंगे। संशोधन के आधार पर जो संविधान के प्रकार हैं वो है नम्य और अनम्य। एक प्रकार और हो सकता है तो है कार्यविधिपरक और निर्देशक। कार्यविधिपरक और निर्देशात्मक। ठीक, तो इतने प्रकार हो सकते हैं। अब इन प्रकारों की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इन प्रकारों के विषय में जान लें, तो जो विकसित संविधान है, अधिनियमित संविधान है, ये किससे विकसित होते हैं? ये परंपराओं, प्रथाओं, न्यायिक निर्णयों से जिस संविधान का विकास होता है उसे हम विकसित संविधान कहते हैं। ये धीरे धीरे इसका विकास होता है। सैकड़ों वर्षों की परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों का जो सम्मिलित रूप, इनके आधार पर जिस प्रकार से शासन संचालित किया जाता है उस संविधान को हम विकसित संविधान कहेंगे। अधिनियमित संविधान या एक संविधान सभा या एक संविधान परिषद जो कि संविधान बनाने का कार्य जिसको सौंपा गया है और उसने बहुत ही गंभीरतापूर्वक जिस संविधान को बनाया है और उसे संसद में या उसी संविधान सभा ने पारित किया है, अधिनियमित किया है, उसे हम अधिनियमित संविधान कहेंगे। यानी इस संविधान को लिखा जाता है, इस संविधान को निश्चित रूप से बनाया जाता है। ये विकसित नहीं होता है, इसको गंभीरतापूर्वक बैठकर एक संविधान सभा या संविधान परिषद द्वारा बनाया जाता है। ऐसा ही ये विकसित संविधान को ही हम अलिखित संविधान कह सकते हैं, ये अधिनियमित संविधान को ही हम लिखित संविधान कह सकते हैं। ये जो अविकसित संविधान है यह लिखा नहीं जाता, इसके अधिकांश प्रावधान लिखित नहीं होते हैं। जो कानून है विधायिका द्वारा पारित किए गए
जो न्यायिक निर्णय हैं, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनके अनुसार जब शासन किया जाता है तो उसे हम लिखित संविधान या विकसित संविधान कहते हैं। इस संविधान को लिखा जाता है, एक संविधान सभा उसके लिए अलग से गठित की जाती है। वह संविधान सभा बहुत परिश्रम के साथ जिस संविधान को लिखती है, बनाती है, एक दस्तावेज तैयार करती है, उसमें विभिन्न नियमों और विभिन्न उपगमों, विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है देश के शासन के संचालित करने के लिए, उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। ठीक। अलिखित संविधान के जो उदाहरण हैं, बहुत कम उदाहरण हैं। अलिखित संविधान के जो उदाहरण हैं वो हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इजराइल। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इजराइल, ये जो है अलिखित संविधान के प्रमुख उदाहरण है। ठीक। लिखित संविधान के उदाहरण, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका द्वारा लिखा गया, अमेरिकी संविधान है, कनाडाई संविधान है, भारतीय संविधान है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान है। तो ये सारे संविधान लिखित संविधान है। अब संघात्मक एकात्मक, ये किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? ये वर्गीकरण जो किया गया है, स्थानीय शक्तियों और केंद्रीय शक्ति के बीच किस प्रकार के संबंध निर्धारित किए गए हैं संविधान में, उस आधार पर इसे संघात्मक और एकात्मक संविधान के रूप में संविधानों को वर्गीकृत किया जाता है। यानी जहाँ केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध किस प्रकार के होंगे, उसी से ये एकात्मक निर्धारित होगा, उसी से संघीय निर्धारित होगा। यानी जहाँ एकात्मक का मतलब है कि एक ही केंद्र हो, पूरे देश में शासन संचालित करने के लिए एक ही जगह से समस्त निर्णय लिए जा रहे हो, उसे हम एकात्मक, यानी एक ही सरकार देश के सभी क्षेत्रों में शासन के लिए निर्णय लेती हो, उस तरह का जो प्रावधान जिस संविधान में किया गया है उसे हम एकात्मक संविधान कहेंगे। संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों को अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की गई है, स्वायत्तता प्रदान की गई है। यानी जिस संविधान में राज्यों को जितने अधिक स्वायत्तता देने संबंधी प्रावधान होंगे, उसे हम उतना ही संघीय संविधान कहेंगे, उतना ही संघात्मक संविधान होगा। कोई भी संविधान संघात्मक है यह जानने के लिए एकमात्र जो कसौटी हो सकती है वो यह हो सकता है कि राज्यों को कितनी स्वायत्तता दी गई है। राज्य को जितनी अधिक स्वायत्तता दी जाएगी वह संविधान उतना ही अधिक संघात्मक होगा। इसकी बात हम लोग भारतीय संविधान के संदर्भ में विस्तार से करेंगे। संघीय के क्या लक्षण है उसकी भी बात करेंगे। अब नम्य और अनम्य, यह परिकरण किस आधार पर किया गया? संविधान में संशोधन के आधार पर। संविधान में अगर संशोधन करना आसान है, बड़ी सरलता से संविधान के प्रावधानों में संशोधन विधायिका द्वारा अगर किया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है, तो उसे हम उस संविधान को नम्य संविधान कहेंगे। यानी वैसे संविधान जिसमें संशोधन का जो प्रावधान है वह बहुत ही लचीला है, इसे नम्य या लचीला भी कहा जाता है। इसे हम लचीला भी कह सकते हैं और इस अनम्य को कठोर भी कह सकते हैं। ठीक। तो जो विधायिका सामान्य बहुमत से अगर संविधान के प्रावधानों को बदल सकती है तो वैसे संविधान को हम नम्य संविधान कहेंगे। जहाँ संविधान में संशोधन करना कठिन हो, सामान्य बहुमत से हम न कर पाए, उसे हम क्या कहेंगे? अनम्य संविधान कहेंगे। जैसे अमेरिका का संविधान है, जहाँ संविधान में संशोधन करना आसान नहीं हो, कठिन हो, एक विशेष बहुमत की मांग की जा रही हो, एक विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, साथ में अगर संघीय संविधान है तो राज्यों की भी बात हो कि राज्य की विधायिका भी, जैसे भारत में आधे राज्यों की विधायिका उससे सहमत हो, अमेरिका में 2/3 राज्यों की विधायिका उससे सहमत हो, तो राज्यों की विधायिका भी उससे सहमत हो, तभी संशोधन हो पाएगा। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान दोनों विशेषताएं हैं, नम्य भी है, अनम्य भी है। संविधान के कुछ ऐसे उपबंध हैं जहाँ संशोधन हम सिर्फ विशेष बहुमत से कर सकते हैं, और कुछ ऐसे संशोधन जहाँ हमें राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है, राज्य विधायिका की सहमति की भी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी उपबंध हैं जो संघीय प्रकार के उपबंध हैं, वहाँ उसकी राज्यों की भी आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान में ये दोनों गुण पाए जाते हैं। भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। इसकी व्याख्या भी हम लोग भारतीय संविधान जब करेंगे तब वो हम बात करेंगे। कार्य विधिक परक और निर्देशात्मक, कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके सिद्धांतों की बात करती है, साथ में
नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की बात करती है तो वो कार्यपरक कहे जाते हैं। और जहाँ इनके साथ साथ कुछ सामाजिक लक्ष्यों को भी पूरा करने के लिए सरकार को निर्देशित करता है, वैसे संविधान को हम निर्देशात्मक संविधान कहते हैं। भारत का संविधान में ये दोनों विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। नीति निर्देशक तत्व तो इसी को इंगित कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग चले संविधान की विशेषता को देखा जाए। संविधान की विशेषताएं, अगर संविधान की विशेषताओं की बात की जाए तो संविधान की विशेषता में सबसे पहली जो विशेषता हो सकती है वो है संक्षिप्तता, संक्षिप्तता, अस्पष्टता, अस्पष्टता, स्थिरता, स्थिरता, व्यापकता, व्यापकता, गतिशीलता, गतिशीलता, ये संविधान की विशेषता है। संक्षिप्तता का मतलब संविधान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान क्या है, मूल विधि है। संविधान को हम मूल विधि भी कहते हैं। मूल विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई विधि बनाई जाती है, संविधान को हम मूल विधि क्यों कहते हैं? ये संविधान है तो संविधान क्या करता है, जो विधि बनाने वाली संस्थाएं हैं उनकी लक्ष्मण रेखा बनाता है। संविधान कहता है कि इसी लक्ष्मण रेखा में रहते हुए आप विधि बनाएंगे। अगर ये विधि बनाएंगे तब तो ये विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है। अगर इससे बाहर जाके कोई विधायिका विधि बनाती है तो वो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देगा। इसलिए प्रत्येक विधि किस दायरे में बंधी हुई है, इस संविधान के लक्ष्मण रेखा के अंदर ही बनाई जाएगी, इससे बाहर नहीं बनाई जाएगी। अनुच्छेद 13 की बात हम लोग भारतीय संविधान में करेंगे। ठीक, कोई भी विधि संवैधानिक उपबंधों के अधीन ही बनेगी, उससे बाहर जाके नहीं बनेगी। इसलिए हम संविधान को मूल विधि भी कहते हैं। तो संक्षिप्तता, संविधान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। संविधान में सभी किसी संस्था की अगर बात हो रही है तो उसके जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, कार्यप्रणाली है, उसकी बात उसमें नहीं की जानी चाहिए। सिर्फ मूल सिद्धांतों और मूल अवधारणाओं की बात संविधान में की जानी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा संविधान हो जाएगा तो ढेर सारी व्याख्याएं उसकी होंगी, विवाद उतने अधिक होंगे और उस समय जो न्यायालय है उसकी विवेकशीलता पर यह संविधान की व्याख्या निर्भर हो जाएगी। अस्पष्टता, संविधान की शब्दावली में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक शब्द के कई अर्थ निकालें। जो शब्द जिस लिए निर्धारित किया गया है, जिस उपबंध में, जिस अनुच्छेद में, उसका वही अर्थ लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। संविधान के सभी प्रावधान स्पष्टता के साथ इंगित होने चाहिए। साथ में स्थिरता, स्थिरता का मतलब है कि संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होना चाहिए। संविधान में संशोधन आसान नहीं होना चाहिए। संशोधन आसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि विधायिका जब चाहे उसमें संशोधन कर ले, तब संविधान पर से लोगों का विश्वास उठ जाए और विधायिका अपनी मनमानी करने लगे। तो इसलिए ये आसान, स्थिरता होनी चाहिए, यानी संशोधन आसानी से नहीं होना चाहिए। व्यापकता, यानी सरकार के अधिकारों, सरकार के कर्तव्यों की व्यापक व्याख्या होनी चाहिए। सरकार के अधिकार और कर्तव्य की व्यापक व्याख्या होनी चाहिए। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की भी व्यापक व्याख्या होनी चाहिए। किसके किसके? सरकार के भी और नागरिकों के भी। नागरिकों के भी, सरकार के अधिकार और कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की व्यापक व्याख्या होनी चाहिए। गतिशीलता का मतलब क्या है कि संविधान को स्थिरता एक मायने तक, एक हद तक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान में संशोधन करना ही असंभव हो। अगर इस प्रकार का संविधान होगा तो वह अनुकूलित नहीं होगा। एक विशेषता इसकी अनुकूलनीयता भी है। अनुकूलनीयता एक विशेषता यह भी है। तो अगर बहुत स्थिरता होगी तो अनुकूलनीयता नहीं रहेगी। गतिशीलता का मतलब है कि संविधान में आवश्यक संशोधन, परिस्थितियों के अनुसार संशोधन होने की, संशोधन करने का प्रावधान होना चाहिए। यानी परिस्थितियां अगर संशोधन की मांग कर रही है तो उसमें संशोधन करने का प्रावधान
उसकी प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में वो गतिशील है, क्योंकि यह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है। अनुकूलनीयता का मतलब है कि यह देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परंपराएं हैं, जो स्थितियां हैं, उसके अनुकूल संविधान होना चाहिए, तब वो संविधान दीर्घकालिक होता है। अगर देश के संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के विपरीत संविधान बन जाए तो वो लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा, लोग उसे मन से स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो संविधान बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। ठीक, अब हम लोग जो संविधान के प्रकार की जो बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी बात हम उसमें और कर लेना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने बात की थी लिखित संविधान, अलिखित संविधान, इसके लाभ और हानि क्या है। जैसे लिखित संविधान है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, अलिखित संविधान है तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया, विधायिका के ऊपर निर्भर है। यह पहला संविधान ब्रिटेन का है। दरअसल ब्रिटेन में लोकतांत्रिक परंपराओं की ये जन्मभूमि है, लोकतंत्र की जन्मभूमि है, संसदीय शासन प्रणाली की जन्मभूमि है। तो यह जो है, वहाँ लोगों का अपनी विधायिका पर इतना विश्वास था कि वो विधायिका को निर्देशित करने के लिए कोई संविधान नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि हमारी विधायिका जो भी करेगी वो उचित करेगी, हमारे हित में करेगी। तो विधायिका पर अतिशय विश्वास के कारण उन लोगों ने विधायिका को निर्देशित करने संबंधी कोई संविधान बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन संविधान में संशोधन आसान होता है, यानी जब भी हम चाहें, विधायिका जब भी चाहे उसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि विधायिका को अपने कानून में ही संशोधन करना होता है, कोई संविधान तो लिखा है नहीं। लिखित संविधान में संशोधन कठिन होता है। ठीक, यानी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने में जितना अधिक सक्षम अलिखित संविधान है, उतना अधिक सक्षम लिखित संविधान नहीं है, थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रहे। अब संविधानवाद, 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 संविधान प्रत्येक देश का होता है, लोकतांत्रिक देश का भी हो सकता है, और कोई तानाशाही शासक है वो भी अपने देश में शासन करने संबंधी संविधान बना सकता है, उसका भी अपना संविधान होता है। लेकिन वह जिस संविधान के तहत कार्य कर रहा है, ये कहा जाएगा कि वहाँ संवैधानिक सरकार नहीं है, संवैधानिकता नहीं है, वहाँ संविधानवाद में विश्वास नहीं है। संवैधानिकता या संविधानवाद यह है कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। शक्तियों का अगर केंद्रीकरण, क्योंकि तानाशाही सरकारों में क्या होता है, शक्ति एक ही व्यक्ति के अंदर होती है, वही व्यक्ति समस्त निर्णय लेता है, सभी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ भी उसी के पास है, कार्यपालिका भी उसी के पास है, जो चाहता है वही विधायिका करती है। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ संविधानवाद नहीं स्थापित है। संविधानवाद का मूल तत्व क्या है, जिसे हेनकिन ने बताया है। हेनकिन ने संविधानवाद के कुछ तत्वों की ओर इशारा किया है। वो तत्व क्या है, उन तत्वों को अगर हम लोग देख लें, उसके बाद संविधानवाद की पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी संविधान के लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता के साथ साथ कानून का शासन, कानून का शासन, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि और न्यायिक, न्यायिक नियंत्रण, नियंत्रण में पुलिस, में पुलिस, सेना, नागरिक शासन के अधीन, नागरिक शासन के अधीन, शासन के अधीन। सेना किसके अधीन हो, नागरिक शासन के अधीन हो। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, अधिकारों का सम्मान, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है जवाबदेह, जवाबदेह
और जिम्मेदार सरकार या जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदार सरकार। व्यक्तिगत अधिकारों का मतलब है मूलाधिकारों की, यहाँ मूलाधिकारों की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। ठीक, तो ये जो शर्तें हैं वो संविधानवाद की शर्तें हैं। यानी कोई भी देश यदि संविधान की मूल भावनाओं में विश्वास करता है, वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी संविधान को अपनाने या संविधान को मानने संबंधी जो विचारधारा है, संविधान के तहत संविधान की जो मूल भावना है कि शक्तियों का पृथक्करण हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, लोगों के मूल अधिकारों की बात हो, जो पुलिस बल है वह विधि के अनुसार कार्य करे, यानी विधि का शासन हो, कानून का शासन हो, सब पर एक प्रकार से कानून लागू किए जाए सभी के लिए। संविधान की जो शब्दावली हम लोगों ने देखी थी उसकी शाब्दिक व्याख्या जो की थी वही की थी कि ऐसे कानून या नियम जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। तो अगर ये विशेषताएं अगर कहीं है तो ये सारी चीज़ें संविधानवाद को इशारा, संविधानवाद की ओर इशारा करती हैं। और इसके विपरीत अगर कोई बात है, जैसे विकेंद्रीकरण, शक्तियों का वितरण भी इसमें लिख लीजिए, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, ये भी आपके संविधानवाद का हिस्सा है। तानाशाही शासन में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता ही नहीं, मूल अधिकारों की कोई बात ही नहीं होती है, पुलिस उनके अधीन होती है, वो जो चाहते हैं होता है, विधि कानून का कोई मतलब ही नहीं है, वो जो चाहेंगे वही होगा। ठीक, तो हम लोग संविधान को समझने का प्रयास किए।